यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का लेक्चर नंबर 2 में आज हम लोग सीखेंगे कौन कौन से इनिशिएशन और इलॉन्गेशन फैक्टर्स होते हैं जो यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करता है। तो सबसे पहले हम लोग जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जिसको जीटीएफ्स भी कहते हैं, जीटीएफ्स जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के अंदर में हम लोग देख रहे हैं इनिशिएशन फैक्टर्स। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इनिशिएशन में पार्टिसिपेट करते हैं। एक तो पिछले लेक्चर मैंने बताया था टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, इसके काम को मैंने पिछले क्लास में दिखाया भी था। आप वहां से देख सकते हैं इसको कि किस प्रकार से ये माइनर ग्रुप को मॉडिफाई करता है ताकि वो आरएनए पॉलीमरेज को अपने ऊपर प्रॉपरली कैरी करे और मेल्टिंग स्टार्ट करे। इसकी चर्चा हम अभी यहाँ नहीं करेंगे दोबारा। जो सेकेंड पॉइंट है वहां से शुरू करते हैं। इससे हम लोग बोलते हैं टैप्स। टैप्स का मतलब होता है टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर्स, इसे टैप्स कह दो। जहां तक टैप्स की बात होती है, चूंकि ये टाटा बाइंडिंग प्रोटीन के साथ एसोसिएट करता है ताकि वह अच्छे से काम कर सके तो ये कई बार हिस्टोन की तरह ही दिखता है। ठीक है ना, तो हम कहते भी इसमें कि बहुत सारे ऐसे टैप्स हैं, ये मेनी टैप्स शो स्ट्रक्चरल होमोलॉजी। स्ट्रक्चरल होमोलॉजी मतलब स्ट्रक्चर वाइज वो कैसा दिखता है, जैसे कि हिस्टोन, जो आप आगे पढ़ेंगे, टू हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन्स की तरह ये दिखते हैं। ठीक है, अगर इसका कोई एग्जाम्पल अगर हमें देखना पड़े, जैसे टैफ 42, ये किसकी तरह दिखता है? दो को एक साथ रखते हैं, टैप एंड टैप 62, ये किसकी तरह दिखते हैं? ये H3H4 हिस्टोन 3 और हिस्टोन 4 टेट्रामर की तरह, टेट्रामर। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चरल होमोलॉजी है यहाँ पर, इसीलिए कहते हैं कि टैप जो है कुछ स्टोन की तरह दिखता है ये। ठीक है, और भी कुछ ऐसे एसोसिएटेड प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि INR। INR को हम लोग बोलते हैं इनिशिएटर एलिमेंट। लेक्चर नंबर 1 में ये हमने दिखाया था इनिशिएटर एलिमेंट। ठीक है, जैसे DPE डाउनस्ट्रीम प्रोमोटर एलिमेंट। ये सभी जो है, ये सब एक्चुअली टैफ के ही एग्जाम्पल है। ठीक है ना, यहाँ पर जो प्रोटीन्स जुड़ते हैं वो सभी एसोसिएटेड प्रोटीन्स कहलाते हैं। ये टैफ के बारे में जानकारी हुई। अब जो तीसरा पॉइंट है इसमें, अब आते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B। देखो विद्यार्थियों, ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं, इनके बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये जानकारी नहीं रहती है तो इनसे रिलेटेड जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना, वो भी समझ में नहीं आता है। तो TF2B को हम लोग बोलते हैं
ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2b। हम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर उन प्रोटीन्स को कहते हैं जो प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को रेगुलेट करता है। ठीक है, अब यहां पर अगर हम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के बारे में देखें 2b के बारे में देखो, ये डीएनए है और यहां पर टीबीपी प्रोटीन जुड़ा हुआ है। टाटा बाइंडिंग प्रोटीन अपने फिनाइलएलनिन की मदद से इसको मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, और यहीं पर जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2b है वह इस तरीके से इसको कवर किए रहता है। ये जो ग्रीन कलर का डायग्राम दिखा रहे हैं ये है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2b। ठीक है, ये है टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। ये जो एरिया है इस एरिया को बोल रहे हैं माइनर ग्रूव। ये जो देख रहे हैं इसे हम लोग बोल रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2b। और ये क्या कर रहा है, ये पूरे तरीके से डीएनए को एक साइड से लगता है जैसे इसने बंद कर दिया है, जाम कर दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये, और ये डीएनए है, इस प्रकार से ये टाटा बाइंडिंग प्रोटीन टाटा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2b जो है वह दिखता है। गौर करने वाली बात है एक साइड में तो टाटा बाइंडिंग प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2b है बट दूसरे साइड में नहीं। इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कर रहा है कि एक साइड से ब्लॉक कर रहा है दूसरे साइड से ओपन कर रहा है, बिल्कुल यही सोच भी है। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2b जो है यह एक पॉलीपेप्टाइड का बना होता है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड, एक पॉलीपेप्टाइड का ये बना होता है। ये किससे बाइंड करता है, इट बाइंड्स टू डीएनए टीबीपी डीएनए टाटा बाइंडिंग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। जस्ट डायग्राम में बगल देख सकते हैं कि डीएनए है, टीबीपी है और उसके साथ ही बाइंड करता है। इट फॉर्म्स अ टेरनरी स्ट्रक्चर, ब्रह्मा विष्णु महेश। टेरनरी स्ट्रक्चर का मतलब होता है जहां तीन चीजें एक साथ रहती हैं, डीएनए, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2b। ये तीनों मिलकर एक टेरनरी स्ट्रक्चर बनाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये टेरनरी स्ट्रक्चर यहां हम एसएस को ब्लॉक कर दें। ये है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2b का एक अपना सेटिंग। ठीक है, और अगर आप देखेंगे, मैं डायग्राम में थोड़ा सा इसको और इसको शो करूं, अगर इसको गौर करेंगे इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2b है ये दोनों के साथ अटैचमेंट रखता है। ठीक है, कॉन्टैक्ट्स विथ बोथ टीबीपी टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एंड डीएनए, मतलब दोनों के साथ इसका संबंध है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर तो डीएनए को तो कवर ही किए हुए, ये टाटा बाइंडिंग प्रोटीन के भी पीछे साइड से क्या करता है, घूम कर आता है ऐसे करके, तो ये दोनों के साथ संबंध रखता है।
इसका जो संबंध है वो कुछ इस तरह से होगा कि टाटा बाइंडिंग प्रोटीन के साथ भी इसका जुड़ाव और डीएनए के साथ भी इसका जुड़ाव। ये तो बेसिक इसका कन्फर्मेशन हो गया। जो इंटरेक्शन होता है वो स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। इंटरेक्शन ऑन द स्पेसिफिक सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए, स्पेसिफिक सीक्वेंसेस, इंटरेक्शन ऑन द डीएनए। ये डीएनए के स्पेसिफिक सीक्वेंस पर इंटरेक्ट करेगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसा आपने डायग्राम में देखा कि पीछे डायग्राम में जाए, एक्सक्यूज मी, डीएनए की एक साइड से तो ये जुड़ा हुआ है बट दूसरे साइड से जुड़ा हुआ नहीं। इसके पीछे का फलसफा ये है कि ये जो हिस्सा है डीएनए का ये डाउन स्ट्रीम है। डाउन स्ट्रीम उस हिस्से को कहते हैं जहां पर ट्रांसक्रिप्शन होता है, और ये जो हिस्सा है ये अप स्ट्रीम है। तो टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एक प्रकार से डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के को भी डिफ्रेंशिएट कर देता है। ठीक है। मतलब ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2 भी, तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2 भी differentiates upstream and downstream and blocks the movement of किसका मूवमेंट? आरएनए पॉलीमरेज on the upstream during transcription, के दरमियान में कहीं वापस अपस्ट्रीम में मूव करना शुरू न कर दे आरएनए पॉलीमरेज, तो उल्टा गाड़ी ना चलना शुरू हो जाए, इसीलिए वो उसकी व्यवस्था करके रखता है कि वापस नहीं जाए। इसको डायग्राम में एक बार दिखाता हूं फिर से। ऐसे है कि ये यहां पर आरएनए पॉलीमरेज है। ये जो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ है, ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये पीछे नहीं जाएगा, ये सिर्फ आगे बढ़ेगा। ये डाउन स्ट्रीम में बढ़ेगा बट अप स्ट्रीम में वापस नहीं जा सकता। तो इसका मतलब स्पष्ट है, ये यूनिडायरेक्शनल जो मूवमेंट है पॉलीमरेज का, इसको हम लोग क्या कहते हैं? यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। उसको ये मेंटेन करके चलता है। सो एक लमसम फॉर्म में यही है कि आरएनए पॉलीमरेज अप स्ट्रीम में वापस ना मूव करना शुरू कर दे, ये आगे बढ़े और डाउन स्ट्रीम में जाए। इस चीज को इंश्योर करने के लिए डीएनए के एक हिस्से को ब्लॉक किया जाता है। वो ब्लॉकिंग जो है वो किसकी मदद से किया जाता है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B के रूप में उसको किया जाता है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B जो है acts as a bridge between TBP and RNA polymerase। ठीक है। सो ये एक दोनों के बीच में एक ब्रिज का भी काम करता है और बहुत तरीके से ये चीजों को मेंटेन करने की कोशिश करता है। अब कोई भी प्रोटीन होता है तो उसका दो पार्ट होता ही है। ठीक है। ये एन पार्ट हो गया, ये सी टर्मिनल हो गया।
इस हिस्से को हम लोग कह रहे हैं, और इस हिस्से को भी हम लोग कुछ नाम देते हैं। इसको हम लोग कहते हैं CTD, और इसको बोलते हैं NTD, एन टर्मिनल डोमेन। ठीक है, और ये हो गया C टर्मिनल डोमेन। ये तो पूरा अमीनो एसिड का सीक्वेंस रहता है। लेकिन होता ऐसा है कि दोनों के तरफ के जो फीचर्स होते हैं वो थोड़े अलग अलग होते हैं। जैसे अपने हाथों के अंगूठा को आप N टर्मिनल मान लीजिए, और छोटे उंगली को अगर आप C टर्मिनल मान लें, तो दोनों साइड का जो स्ट्रक्चर और कैरेक्टर वो क्या अलग है। अंगूठा अगर देखेंगे तो पहली फिंगर से डिस्टेंस है, काफी बीच में गैप है, ताकतवर है अंगूठा। और छोटी उंगली को देखेंगे तो सबसे एंड में है, छोटी है और कमजोर भी है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर N टर्मिनल डोमेन और C टर्मिनल डोमेन में भी जो सीक्वेंसेस होते हैं अमीनो एसिड्स के वो डिफरेंट होते हैं, और उसी के कारण ये एक प्रकार से बिहेवियर वाइज भी बदलाव करता है। अब इसी NTD के बारे में बताया जा रहा है। इन N टर्मिनल डोमेन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B, ये जो N टर्मिनल है इज इंसर्टेड, कहां इसको इंसर्ट किया जाता है? इनटू द एग्जिट चैनल ऑफ RNA पॉलीमरेज। ठीक है, ये एग्जिट चैनल क्या हो गया भाई? जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, वैसे तो हम प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में भी इसका एग्जांपल बताए हुए हैं, लेकिन एक बार फिर से हम लोग उसको ले लेते हैं। देखो, डायग्राम क्लियर जितना रहेगा हमारी समझ उतनी ही विकसित होती है। ये जो ब्लैक कलर का बैकग्राउंड देख रहे हैं, ये बैक RNA पॉलीमरेज का बैकग्राउंड है। इसको हम इसे ब्लैक पूरा शेड कर देते हैं। इसका RNA पॉलीमरेज को बताने का एक तरीका है, ठीक है ना। आप भी मेरे साथ जरूर कलम चलाएं ताकि आपका भी नॉलेज शार्प हो। लगभग ऐसा बन गया, काफी हद का बड़ा हो गया लेकिन हो गया। और ये बीच का हिस्सा है। देखिए, और ये जो होता है ना यहाँ पर एक ये मान लो ये इसका है, तो यहाँ पर बनते रहता है। ठीक है, तो बनते हुए ये जिस चैनल से निकलता है, ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, हरा रंग का प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, काफी ये हो गया, गहरा कलर हो गया। थोड़ा इसको, ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो इसका एग्जिट चैनल होता है, ये जो इस चैनल को हम लोग क्या बोलते हैं, यहीं से बाहर निकल रहा है, इसे हम लोग कहते हैं एग्जिट चैनल। एग्जिट चैनल ये होगा, यहाँ से नवा RNA, और साथ ही साथ ये जो RNA भी है, DNA भी जो है, DNA भी बाहर निकल रहा है और RNA प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट भी बाहर निकल रहा है। सो ये एग्जिट चैनल कहलाता है। ये चीज यहाँ पर स्टेटमेंट में कि ये एग्जिट चैनल जो है उसमें अपने आप को धंसा के रखना है। ठीक है, और ये किस तरह से मिमिक्री कर रहा है,
N-terminal domain of transcription factor 2b is analogous, किसकी तरह से मिलता जुलता ये काम कर रहा है? Analogous to sigma 3.2 रीजन। ये प्रोकैरियोट में पढ़े थे, सिग्मा रीजन 3.2, और इसका क्या काम था? मिमिक आरएनए। ये आरएनए को मिमिक करता था ई कोलाई में। ठीक उसी तरह का ये भी क्या करता है, ये एक मिमिक करता है और ये इस तरह से दिखता है। देखो, जो भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ 2 लिखा हुआ है, उसका मतलब वो आरएनए पॉलीमरेज 2 के साथ इंटरेक्ट करता है। याद रखना, अगर कहीं लिखा रहेगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1, क्लियर कट है कि वो आरएनए पॉलीमरेज 1 के साथ इंटरेक्ट करता है। ठीक है, ये 1, 2 उसी बेसिस पर लिखा गया है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और आगे जो हमारा 4th पॉइंट है उसमें है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2, तो इसका मतलब आरएनए पॉलीमरेज 2 के साथ, और टाइप है इसका F। ठीक है, इसका क्या काम है? तो ये स्टेबलाइज करता है। किसको स्टेबलाइज करता है? देखिए, इट स्टेबलाइजेस द टर्नरी कॉम्प्लेक्स, द टर्नरी कॉम्प्लेक्स। और अभी कौन सा टर्नरी कॉम्प्लेक्स हम लोग पढ़े हैं? दैट इज TBP, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2b एंड DNA। ये जो टर्नरी स्ट्रक्चर बना हुआ था, उसको स्टेबलाइज कौन करता है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2F। ये इसका महत्वपूर्ण काम हो गया। अब आता है 5th, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2E। अगर E के बारे में कहते हैं, ये 2 सबयूनिट्स का होता है, मेड अप ऑफ 2 सबयूनिट्स। अर्थात मान लो कि ऐसे है, ऐसे 2 सबयूनिट का बना हुआ है। ठीक है ना, 2 सबयूनिट का बना हुआ है, और इसका काम क्या होता है? रोल इन द रिक्रूटमेंट and regulation of transcription factor 2H। मतलब तो आपने किसको किसको देख लिया? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B, F, E, और अब किसके बारे में चर्चा हो रही है? H के बारे में। इसको रिक्रूट करना मतलब DNA पर लाना, इसको रेगुलेट करना किसका काम है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2E का काम है। अब आ रहा है पॉइंट, और उस पॉइंट में है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H। ये एक महत्वपूर्ण ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, इसलिए इसको पढ़ते वक्त में सावधानी रहनी चाहिए। ठीक है, ये लार्जेस्ट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। पहला तो ये हो गया। 9 सब यूनिट्स से बना हुआ है, 9 सब यूनिट्स। सोचिए, 9 सब यूनिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे करके एक बड़ा सा सब यूनिट से बना हुआ है। इसको H इसलिए नाम दिया गया कि ये हेलिकेज की तरह काम करता है, एक्ट्स लाइक अ हेलिकेज। हेलिकेज के बारे में हम लोग सब लोग जानते हैं, वो अनवाइंड करता है। लेकिन हेलिकेज में क्या होता है? 6 सब यूनिट्स होते हैं, और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H, H फॉर हेलिकेज, इसमें 9 सब यूनिट्स होते हैं।
ये सब थोड़ा डिफरेंस है। एक्ट्स लाइक अ हेलिकेज। और कहां पर एक्ट करता है? एट टाटा बॉक्स। जो टाटा बॉक्स होता है, मेल्टिंग जहां से शुरू होता है, वहां पर ये हेलिकेज के रूप में काम करता है। बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया भाई। डीएनए खोलने के लिए ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2S तो चाहिए, नहीं तो डीएनए खुलेगा ही नहीं। और अगर खुलेगा खुलेगा कब? जब दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड, ये डीएनए है तो खुलेगा तभी ना जब हाइड्रोजन बॉन्ड वहां क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड है। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो गया? खुल गया। ये खुलना बहुत जरूरी है, तभी यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन हो पाएगा। इसके लिए ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H जो है वो काम करता है। ठीक है। साथ इसका क्या रोल है? इट कंट्रोल्स। किसको कंट्रोल करता है? द एटीपी डिपेंडेंट, एटीपी पर डिपेंड रहने वाला क्या? ट्रांजिशन ऑफ प्री ट्रांसक्रिप्शन प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के बारे में हमेशा बोलते हैं कि कोई भी काम शुरू होने से पहले की जो तैयारी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। और ये प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ाए हैं कि पहले ये क्लोज्ड होता है और तब ये फिर क्या होता है? ओपन होता है। क्लोज्ड एंड ओपन। तो क्लोज से ओपन को ये रेगुलेट करता है। कौन रेगुलेट करता है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H। क्यों ये रेगुलेट कर लेता है? क्योंकि इसी के पास हेलिकेज है। हेलिकेज होने से क्या होगा? डीएनए खुल जाएगा। डीएनए खुलने का से क्या हो जाएगा? उसे हम लोग ओपन कहेंगे। अब ये ओपन हो गया, यहाँ ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो ये हो गया। अगर क्या हो, एक क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपन व्हेन लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन occurs in ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H जीन। जो जीन इस फैक्टर को बनाता है, अगर उसमें म्यूटेशन हो जाए, वो भी लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाए, तो क्या होगा? ठीक है ना? आंसर साफ है। डिफेक्टिव ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H प्रोटीन कैन डैमेज डीएनए। ये गया डीएनए से बाइंड किया और कभी खुला ही नहीं, मतलब डीएनए को ले बैठा। इसलिए अगर म्यूटेशन होगा, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, ये उसके लिए क्या होगा? रिस्की होगा। अब इस कैटेगरी में एक सातवां आ रहा है, दैट इज कॉल्ड, छोटा सा है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2S। इनके बारे में क्या कहते हैं? कि वर्क्स सिमिलर टू। किसके सिमिलर ये वर्क करता है? GREA एंड GREB। हम सब जानते हैं GREA और GREB का प्रोटीन का, हम लोगों ने प्रोकैरियोट्स को देखा था कि भाई दोनों, ये जो दोनों प्रोटीन्स हैं, ये कई काम में मदद करते हैं। और जो उसमें भी सबसे जो महत्वपूर्ण काम होता है वो होता है कि ये ट्रांसक्रिप्शन एडिटिंग या क्लीविंग फैक्टर्स होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन में अगर कोई एरर हो तो इस एरर को ये ठीक करने की कोशिश करता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हेल्प इन एडिटिंग, ये एडिटिंग में हेल्प करता है। तो इस प्रकार से अभी हम लोगों ने कुछ ऐसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के बारे में जानकारी प्राप्त की। टाटा बाइंडिंग डोमेन, ट्रांसक्रिप्शन एसोसिएटेड फैक्टर्स, फिर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B, फिर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2F, फिर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2E,
फिर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2S। इस तरह से ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का। अब इसी को अगर समराइज करें, आप सभी विद्यार्थियों को एक टेबल बनाना चाहिए। टेबल में एक तरफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हो, मतलब इनिशिएशन प्रोटीन हो, इनिशिएशन प्रोटीन, और एक तरफ उसका रोल। ये आपको बहुत जल्दी चीजों को समझने में मदद करता है। मान लो यहां लिखे आरएनए पॉलीमरेज 2, इनका क्या काम होता है। दूसरा हो गया टाटा बाइंडिंग प्रोटीन का क्या काम होता है। तीसरा हो गया ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2A का क्या काम होता है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B का क्या काम होता है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2E का क्या काम होता है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2F का क्या काम होता है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2S का क्या काम होता है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H का क्या काम होता है। तो इस तरीके की अगर चीजों को हम लोग देखें, तो जैसे अभी आप बोलेंगे ये जो है 2A जो है ना, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B एंड TBP। इस तरह से छोटा छोटा काम जो है आप सबके सामने लिखकर एक बढ़िया सा टेबल बनाइए, और टेबल बनाकर एक लाइन में इसका एक आंसर डेवलप करने की कोशिश करिए। इट विल सर्टनली हेल्प टू इम्प्रोवाइज योर knowledge।